हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी अकेडमी बाय रश्मि। तो आज हम 2024 का पेपर देखने वाले हैं। अगस्त में जो पेपर हुआ था नेट का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ये इसका भारतवर्षोन्नति क्या है? ये है निबंध। ये निबंध है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका है 3 दिसंबर 1884। ठीक है। तो सूची ए के साथ सूची 2 को मिलान करिए। प्रयोग की वस्तु मार्किन की धोती और इसमें निर्यातक देश है। इसमें फ्रांस, लैकलाट का अंगा अमेरिका, कंघी इंग्लैंड, चर्बी की पत्ती जर्मनी। तो इसमें मार्किन की धोती, ये मार्किन की धोती है अमेरिका की। लैकलाट का अंगा ये है इंग्लैंड का। कंघी है फ्रांस की। चर्बी की पत्ती ये जर्मनी की। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा बी। देख लीजिए इसका। भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारतोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान है। सूची ए में मार्किन की धोती अमेरिका, लैकलाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांस, चर्बी की पत्ती जर्मनी। इस निबंध का अंश है। ये जो निबंध है भारतवर्ष कैसे हो सकती है उसका ये अंश है। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लैकलाट का तुम अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की पत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। सेकंड है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। असहयोग आंदोलन का आरंभ। अभंग विभाजन की घोषणा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है सी। दी गई राजनीतिक घटना सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ 1893 में हुआ था। बंग विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन 1915 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 में हुआ था। और भी अन्य दे रखे हैं इसमें, वो देखिए। लखनऊ पैक्ट 1916 में, रोलेट एक्ट 1919, चौरी चौरी कांड 1922, नेहरू रिपोर्ट 1928। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञेय द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये क्या है? एक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। इस उपन्यास का प्रथम भाग के 4 खंड है।
उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। उषा और ईश्वर खंड के जिक्र हैं कि शेखर लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाया। तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। होगा ए, उषा और ईश्वर। और देखते हैं ये कुछ पंक्तियां। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? किस कहानी में हुआ है? अपना अपना भाग, राजा निर्वंशिया, लाल पान की बेगम या राही। किस में हुआ है? राजा निर्वंशिया में। राइट आंसर बी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र दयाराम है। कौन है पात्र? दयाराम। कहानी का अंश देखते हैं। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इस कहानी के अन्य पात्र हैं चंदा, जगपति, बचन सिंह आदि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक बार। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? किस कहानी में हुआ है देखेंगे एक बार। राजा निर्वंशिया, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो ये हुआ है लाल पान की बेगम। राइट आंसर बी। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लाल पाल की बेगम है। बलरामपुर इस कहानी में नाच का स्थान है। कहाँ? नाच का स्थान है बलरामपुर। व्याख्या देखेंगे इसकी एक बार। अन्य तथ्य इसमें क्या है? इसमें आकाशदीप जो दे रखी है उसके बारे में। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। चंपा, बुद्धगुप्त, पोताशर। नंबर 7 देखेंगे। प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मतम किस विचारक ने व्यक्त किया है? राइट आंसर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यह लियोतार्द का मतलब। लियोतार्द का प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं। तो क्या विशेषता है? ये किसकी है राम की शक्ति पूजा? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये कविता है ये। ठीक है, इसका क्या क्या है? इसका स्रोत कविता संग्रहीन है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। काव्य भाषा के संदर्भ में वुडवर्थ के उपयुक्त कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। काव्य भाषा के संदर्भ में वुडवर्थ के उपयुक्त कथन है। क्या कथन है इनका? ए में देखेंगे। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है। बी में देखेंगे। काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। सी में भावदीप मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। डी भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। ई ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? ए, बी, सी, डी। बी, सी, डी। राइट आंसर ए। इसका व्याख्या देखेंगे एक बार। काव्य भाषा के संदर्भ में वुडवर्थ के उपयुक्त कथन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। भावदीप मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विलियम वुडवर्थ
जीवन काल 1770-1850 ईसा पूर्व। सिद्धांत काव्य भाषा सिद्धांत क्या है दूसरा वाला। सेकंड काव्य और गद्य की भाषा की एकता का सिद्धांत। तीसरा ने क्या दिया है, सहज मनोच्छवास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो शिवपालगंज का वर्ण ये उपन्यास है राग दरबारी का, उसमें हुआ है ना। तो अभी हम डिटेल देखते हैं इसकी। यह है रूपम बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री। तो ये इसमें कौन होगा, सी रंगनाथ। ठीक है। श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास से उपयुक्त प्रसंग लिया गया है। इस उपन्यास का एक पात्र रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उससे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ था। इस उपन्यास का कथा केंद्र शिवपालगंज नामक गांव है, जो कि उसमें भी क्वेश्चन दे रखा था। गयादीन, रूपम बाबू, वैद्य जी, लंगड़, बद्री, पहलवान, रामाधीन, कालिका प्रसाद इत्यादि उपन्यास के पात्र हैं। 11 देखेंगे अब। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है। प्रेम गुमंजरी, मल्लिका, कालिदास, विलोम। तो इसका राइट आंसर ए। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र प्रिय गुमंजरी का संवाद है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। अन्य कथन इसके हैं। मल्लिका का संवाद है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें परिचय दे रखा है, इसमें पात्र दे रखा है। ये गोदान का है, ये गोदान की पात्र है जो कि उपन्यास है, और ये उसका परिचय दे रखे जो उसमें पात्र है। राय साहब का कारकुन झुंगरी सिंह, सबसे बड़े महाजन श्याम बिहारी तंगा, बीमा कंपनी की दलाली पंडित नोखेराम, डी में है बैंक मैनेजर और सिक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कौन है, मिस्टर खन्ना। तो देखते हैं एक बार इसका परिचय। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें परिचय, इसमें पात्र, जो कि आगे मैंने दिखा रखा था, आपको क्वेश्चन दे रखा था। राय साहब का कारकुन पंडित नोखेराम, सबसे बड़े महाजन झुंगरी सिंह, बीमा कंपनी की दलाली श्याम बिहारी तंगा, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना है। अन्य महत्वपूर्ण ये उपयुक्त सभी पात्र गोदान उपन्यास के हैं, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ए, बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। बी में इसका पहला मंचन देशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया। सी, इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया।
डी छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई। इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ। ये बात सही होगा इसका बी, सी और डी। इसका निर्देशन ओम पुरी से किया गया। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई। ठीक है, डिटेल देखते हैं एक बार इसकी। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। इस नाटक का प्रकाशन मंचन 1969 में ईसापुर में ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिल्ली में हुआ था। दिए गए कथनों में से इस नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। पहला, मंचन देशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया। इसका निर्देश श्री ओम शिवपुरी ने किया। इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ था। इसके और भी मुख्य तथ्य हैं। काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी, पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर, स्त्री सुधा शिवपुरी। इस नाटक के मंचन में पुरुष 1, 2, 3 तथा 4 की भूमिका में ओम शिवपुरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14, कविता क्या है? निबंध से संबंधित सत्य कथन है। ए, इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 19 लेख लिखा था। निरंतर बी देखेंगे, निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 ईसा पूर्व में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। सी, कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापित करके उनके साथ जगत में मर्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। डी, सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। ई, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है। इसकी व्याख्या देखेंगे एक बार। कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस निबंध संबंध सभी तथ्य सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। इस निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है। नंबर 15 देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद क्रम में लगाइए। ए, लौट जाओ तुम तुच्छ नारी, जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। बी है, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? सी, तुम फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। डी, चंदे मेरे भाग के आकाश में धूम्रकेतु सी अपनी गति। स्त्री पात्र के संवाद क्या है? राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो हम सिंहासों और दुर्बलों को पिसने दो। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। ए, मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। बी में दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। सी, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया है। डी, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। रघुवर दास जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए, सी, डी। सी और डी। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। सी,
उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के साथ में राजापुर को चित्रित किया। डी इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और वीणा पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1970। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया। इस उपन्यास को लिखते समय नागर जी ने कवितावली और वीणा पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कवितावली दोहावली में तुलसी की झांकी खास तौर पर मिलती है, जबकि दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की झांकी मिलती है। मूल गोसाई चरित्र को लेखक संत वेड़ी माघव। उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से लिखना आरंभ हुआ तथा 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन पूर्ण हुआ। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा बी, नंदलाल वाजपेयी। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं, सबसे पहले नंदलाल वाजपेयी ने शुक्ल जी की सीमाओं का उद्घाटित किया। उन्होंने छायावादी काव्य के संदर्भ में शुक्ल जी के दृष्टिकोण को नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। नंदलाल वाजपेयी का कहना था कि अपने पूर्वग्रह शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं। उक्त कथन किस लेखक का है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाकृष्ण दास। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें राइट आंसर सी। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं। यह कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है जिसे इन्होंने अपने लेख जातीय संगीत में व्यक्त किया है। जातीय संगीत मई 1879 में कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। कथन किस सामाजिक सुधारक का है? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे। तो डी है इसमें राइट आंसर। समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे का कथन है, जब आप अपने को सामाजिक राजनीतिक की तुलना में कमजोर पाते हैं तो सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं, सेकंड पार्ट में 21 से स्टार्ट होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।